हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बचपन में एक चीज पढ़ी थी छोटी सी, क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये इसके बीच का डिफरेंस कैसे प्रॉफिट ही क्यों बनता था और कुछ नहीं क्यों नहीं बन जाता सर? ऐसा ही होता है क्योंकि हम लोगों को पता है ये चीज कि सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, जिस अमाउंट में हम अमाउंट को चीज को बेचने वाले हैं। मान के चलो मैं एक चॉकलेट खरीद के लाया जिसके सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, मैं खरीद के कितने की लाया, 7 रुपए की, तो 10 रुपए की बेची, 7 रुपए की खरीदी, प्रॉफिट कितना, 3 रुपए का, जिसको हम एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। फिर उसमें से और भी चीजें माइनस आने लगते, छोड़ दो उस चीज को। अब सुनना, ऐसे ही इसी तरीके की कुछ चीजें हम लोगों को पढ़नी है, इसी तरीके की कुछ चीजें पढ़नी है जिसमें दो चीजें होंगी और उनके बीच का कुछ डिफरेंस होगा। क्या बोला मैंने, जिसमें दो चीजें होंगी और बीच का क्या होगा, कुछ डिफरेंस होगा। आओ सर देखते हैं जरा, जिसके अंदर सबसे पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, दो चीजें कौन है, पहले वो दो चीजें हाईलाइट करता हूं, ध्यान से सुनना। एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरी है नेट इन्वेस्टमेंट। पहले इसको समझते हैं, व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है क्या होता है, एडिशन टू दी स्टॉक ऑफ कैपिटल। सर ये स्टॉक ऑफ कैपिटल कुछ नहीं है, सुनना मेरी बात, ये स्टॉक ऑफ कैपिटल कुछ नहीं है, ये आपके फिक्स्ड एसेट है। क्या है ये, फिक्स्ड एसेट। अब हम लोग सारे अकाउंट्स वाले बच्चे, कोई ये नहीं बोल देगा ये फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, है क्या कोई ऐसा बोलने वाला? हाँ, ठीक है, चलो फिर भी नाम समझ में आया तो ये एसेट भाई, ये मशीनरी, ये प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट है। एसी खरीद रखा है, एसेट है मेरा। ठीक है, तो सर मैंने इस साल में क्या करा है, मैंने कुछ एसेट परचेज करे हैं। किसने, मैंने या सरकार ने? सर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स लेवल पे करेंगे, सरकार की बात करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या है, मैंने इस साल में कुछ एसेट परचेज करे हैं जिनके अच्छा एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता था क्या? हाँ सर डेप्रिसिएशन, बिफोर अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन उनकी वैल्यू क्या है, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले उनकी वैल्यू क्या है। सर इस साल का एडिशन, इस साल का एडिशन मान के चलते, एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने कि मान लो हमने 10 आईएनएस विक्रांत खरीद डाले। ठीक है, 10 आईएनएस विक्रांत खरीद डाले जो कि कितने के हुए, 1000 करोड़ के हमने खरीदे थे। कितने के खरीदे थे, 1000, हमने नहीं, सरकार ने खरीदे थे। सरकार के लिए 1000 करोड़ एक नॉर्मल बजट है। ठीक है, चलो तो मैंने इन्वेस्ट करा 1000 करोड़ रुपए 1 अप्रैल को। क्या ये डेप्रिसिएशन माइनस होने से पहले की वैल्यू है या बाद की? पहले की, क्योंकि अभी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रखा, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन माइनस है या प्लस है? प्लस है, इसके अंदर एडेड है, यानी कि हमें इसमें से, अब चलो आगे बात करते हैं, पहले नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में समझते हैं। दूसरी चीज, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारे पास, नेट इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा कुछ नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था, 10 आईएनएस विक्रांत खरीदे हैं, यानी कि इन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। क्या है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। सर बार बार एक ही बात बोलते रहते हो, तभी तो बैठने की दिमाग है ना। उसके बाद बिफोर अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले। इसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, सर एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल है लेकिन आफ्टर अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन प्लस है या माइनस हो चुका है, माइनस हो गया है सर। बस इतनी सी बात, वैल्यू आफ्टर अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि इसमें से क्या हो चुका है, जल्दी बोलो, डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। कोई डाउट? ओके, अब ध्यान से समझना, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सर एग्जांपल क्या था, मान के चलो वो जो एक 10 आईएनएस विक्रांत खरीदे थे 1000 करोड़ के, ये कौन सी वैल्यू होगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सर लेकिन उसपे ना हमने डेप्रिसिएशन कितने का लगाया, 10 करोड़ का, और उसको वैल्यू को माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू आई 990 करोड़, जिसको हमने बोला नेट वैल्यू। डन है क्या? ये कौन सी वैल्यू हुई, नेट वैल्यू, यानी कि इसमें से क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ओके, अच्छा एक बात सोच के देखना, मुझे ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट वैल्यू पर आना था तो मैंने क्या करा है, माइनस करा। किसको, डेप्रिसिएशन को। तो यही फॉर्मूला बन गया सर, यानी कि अगर आपको किसी भी चीज की नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बोलो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किस में से माइनस कर देंगे, ग्रॉस वैल्यू में से माइनस कर देंगे। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस वैल्यू दे रखी है तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, आप किस वैल्यू पर आ जाओगे, नेट वैल्यू पर। डन है, कोई डाउट? याद रहेगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद ध्यान से सुनना, बट इसका रिवर्सल भी तो हो सकता है। रिवर्सल कैसे करेंगे सर, ऐसा भी हो सकता है, मान लो हमें नेट वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 990 करोड़ रुपीस की। कितने की, 990 करोड़ रुपीस की नेट वैल्यू दे रखी है, और मुझे जाना है ग्रॉस वैल्यू पर। किस पर जाना है, ग्रॉस वैल्यू पर। तो मुझे डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा, माइनस प्लस करना पड़ेगा सर। तो कैसे करेंगे सर, ग्रॉस वैल्यू में नेट वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू जाने के लिए नेट वैल्यू में आप क्या कर दो, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। याद रहेगी बात, भूलेगा तो कोई। क्या करेंगे भाई, किसको, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे।
ठीक है, वैसे आपको डेप्रिसिएशन आंसर देना था पहले। तो यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि मैंने बोला ना किसको, तो किसको करना है, डेप्रिसिएशन। चलो कोई बात नहीं। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई, इसकी डेफिनेशन हमें पढ़ने की कोई जरूरत तो है नहीं वैसे, बट फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यू टू वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल बोल तो फिक्स्ड एसेट होता था, याद है क्या, ड्यू टू वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब याद है आपको, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता था, आउट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी आता ना, आउट ऑफ फैशन बोलता था मैं, है ना, तो यानी कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, मशीनरी पुरानी होगी तो इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। डन होती है क्या बात, कोई डाउट यहाँ तक, इजी। इसके कुछ अदर नेम होते हैं, आप लोग याद कर लेना, बट वैसे मैंने यहाँ लिख रखे, एक बार रिपीट कर देता हूँ। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है हमारे पास करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ये डेप्रिसिएशन के ही अदर नेम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन में हो सकता है इस नाम से आपको लिखे मिल जाए और आप पहचान ना पाओ उनको, कोई डाउट? ओके, एक मैंने इसका समराइज चार्ट बनाया, ग्रॉस वैल्यू से मुझे कहाँ जाना है, नेट वैल्यू पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। मुझे नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। इजी बात, ये लो जी, ये वैल्यू होगी। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, आ जाओ सर, बहुत सिंपल टॉपिक था, हम लोगों ने जो करा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करा था हम लोगों ने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डू यू नो द मीनिंग ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स? हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो। अबे भाई हमारा चैप्टर था जीएसटी, अकाउंट्स के अंदर करते थे हम लोग, है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे, और उसके बारे में मैं डिस्कशन करता था आप लोगों के बारे में। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर जीएसटी 100 रुपए का लगा और सब्सिडी भी 100 की मिल गई तो जीरो आ जाएगा। क्या हुआ, अच्छा क्या लगा दिया, जीरो नहीं हो सकता, चल कोई बात नहीं है। हाँ मतलब क्या आया था, यही एमसीक्यू में आया था, तो जीरो हो सकता है अगर सब्सिडी पूरी मिल जाए तो। अच्छा नहीं होगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर प्रैक्टिकली बात करी जाए तो जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी सब्सिडी सरकार नहीं देगी, क्योंकि हम ओवरऑल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि जीएसटी लग रहा है, अब हर कोई पे कर रहा है, आपको सब्सिडी मिलती है कि जीएसटी की? नहीं, हर किसी आदमी को मिलती है नहीं, जिसको सब्सिडी मिल रही होगी सिर्फ उसके लिए जीरो होगा। बट अगर पूरे इकोनॉमी के लिए देखा जाए तो सबके लिए फ्री थोड़ी हो रहा है यार, सरकार इतना बड़ा रेवेन्यू थोड़ी छोड़ देगी, नहीं होता जीरो, ठीक है, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम ये बोल सकते हैं हाँ जीरो हो सकता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है वहां पे उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, ठीक है। चलो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में समझाता हूँ। पहली बात, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स मींस टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसके ऊपर लगाया, किसके ऊपर इम्पोज करा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। यानी कि मैं ना कुछ खाना चाहता हूँ, तो मैं जब भी कुछ रेस्टोरेंट में बैठूंगा तो मेरे को 5% जीएसटी देना है। आप कभी भी देखना, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खाना खाओगे तो वहाँ पे बिल में 5% जीएसटी भी जुड़ा होता है, जिसके अंदर साथ में वो सर्विस टैक्स भी जोड़ देते हैं, उसको आप हटवा सकते हो, इट इज इलीगल हो चुका है आपको, ठीक है। चलो पहले तो वो ऐड कर देते हैं, अब ऐड करना भी लीगल नहीं है, ठीक है। चलो तो टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कुछ भी हम कंज्यूम करने जा रहे हैं और उसके ऊपर अगर हम कोई भी खर्चा करते हैं तो हमें क्या लगता है, जीएसटी। हम घर में क्या कहते हैं, कोई चिप्स का पैकेट लिया है, उसके ऊपर भी हम जीएसटी पे करके आते हैं। मैंने ये टैब खरीदा, मुझे उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ा होगा। इवन हम कुछ भी कोई जनरली कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं उस पर जीएसटी लगता है। कुछ 5 चीजें हैं उनको छोड़ के, पेट्रोलियम वाली थिंग्स जो होती है उनको छोड़ दो, ठीक है। कुछ आपके क्या कहते हैं, पेट्रोलियम में वैसे अब तो वही रह गया, और लिकर्स होता है उसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल, ठीक है, लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। चलो क्या, टोबैको पे टोबैको प्रोडक्ट्स, हाँ वो भी नहीं है, उस पर भी जीएसटी नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मिल्क पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। क्या कह रहे हो, क्या सर मैं जीएसटी नहीं पढ़ा रहा, चलो आज आगे बात करते हैं। हाँ टोबैको क्या होता है, सही बात, चलो हाँ बिल्कुल, टैक्सेस नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता इनके ऊपर, ठीक है। सॉरी यू आर रॉन्ग, टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगता है। मैं वही तो बता रहा हूँ सर इनको। हाँ टोबैको प्रोडक्ट्स, सॉरी मैंने गलती से कह दिया, टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगता है, लिकर्स पे जीएसटी नहीं है, और आपकी पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी नहीं है, उस पर वैट लगता है आज भी, ठीक है। दो ही चीजें हैं, ठीक है। और हाँ मिल्क कैसे, तो मिल्क चलो ठीक है, हाँ मिल्क पे भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है मान लो,
नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। इट इज आउट ऑफ द कैटेगरी ऑफ गुड्स, इसको गुड्स ही नहीं माना जाता। ठीक है, चलो सुनना, अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि किस पे जीएसटी लगता है किस पे नहीं लगता। मैंने कहा जिन पे भी लगता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। अब सुनना, मैंने कहा अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स तो हमें समझ में आ गया, आ जाओ एक एग्जांपल से भी समझते हैं। मान के चलो एक कंपनी है एबी लिमिटेड, क्या है? कंपनी है एबी लिमिटेड, जिसने 100 यूनिट अपनी बेची, 100 यूनिट बेची, 2000 रुपए की एक यूनिट थी, 2000 रुपए की क्या थी? एक यूनिट थी। सेल प्राइस कितने का आ जाएगा? 2 लाख रुपए। मुझे आप एक बात सोच के बताना, जैसे ये जो 100 यूनिट इसने बेची है, इसको बनाने में इसको जो जो खर्चा लगा होगा, मतलब इसने जो हायर करा होगा किसको, प्लीज सब लोग फोकस करना, ये आप शायद भूल गए होंगे, LLCE जो जो इसका लगा होगा, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे होंगे, क्या इसने वो सारी कॉस्ट इस सेलिंग प्राइस से रिकवर करी होगी? ऑब्वियसली। जैसे मान के चलो अगर जब मैं भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा टारगेट ये रहता होगा कि सबसे पहले मेरे को मेरा रेंट और ये सब और मेरा जो मार्जिन है वो सारी चीज़ कवर होनी चाहिए, उसी हिसाब से मैं फी स्ट्रक्चर शायद सेट करता हूँ। डन है? तो ऐसे ही हर एक बिजनेसमैन करता है। तो अगर इसको हम क्या बोलेंगे, अगर मेरे ऊपर जीएसटी ना लगता तो मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में कितने का बेच सकता था? 2 लाख रुपए का बेच सकता था। लेकिन फिर आती है गवर्नमेंट साथ में, कहती है अपना तो मार्जिन ले लिया, मेरा भूल गए बेटा। क्या बोलती है? मेरा भूल गए, मेरा भी जोड़ इसके अंदर, मेरा हिसाब भी कर दे। गर्दन किसकी करती है? गर्दन कंज्यूमर की। गर्दन किसकी करती है? सिर्फ कंज्यूमर की। लेकिन अब बिजनेसमैन कहेगा मैं तो अपना वसूल रहा था, अब साथ में सरकार ने बोल दिया भाई जीएसटी भी लगा, तो अब जीएसटी भी लगा देंगे। चलो इनवॉइस बन रहा है, सेल लगाई 2 लाख रुपए की, जीएसटी लगाया 18% का, कितना आ गया? 36,000 रुपए आ गया। 2,36,000 रुपए टोटल मेरे को सामने वाले बंदे से लेना पड़ेगा, फ्रॉम दी कंज्यूमर। किससे लेना पड़ेगा? कंज्यूमर से। किसी को इसमें डाउट? ओके, अब ध्यान से सुनना, सर जब मैंने उससे ये रिसीव करा तो 2,36,000 रुपए मेरे पास आए। अब एक एग्जांपल और चेंज करते हैं, आ जाओ प्लीज। ये समझ में आया ऊपर वाला एग्जांपल सब लोगों को? आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये एबी लिमिटेड है। अब मान के चलो ये जो कंज्यूमर था ना, ये थोड़ा अच्छा बंदा निकला। अच्छा बंदा मतलब थोड़ा सा दिमाग वाला बंदा था, इसने ना रिसर्च वगैरह कर रखी थी सारी चीजें, और इसको एक सर्टिफिकेट हासिल था, DPIIT का सर्टिफिकेट था इसके पास। जिस सर्टिफिकेट, ये DPIIT का सर्टिफिकेट क्या होता है? ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसे फलाना सा सर्टिफिकेट नहीं लिया मैंने। ये क्या होता है? जो भी लोग न्यू रिसर्च करते हैं, न्यू रिसर्च इन द कोई भी मेडिकल में कोई दवाई का नया नाम ढूंढ दिया, कोई एलिमेंट ढूंढ दिया, तो वो लोग ना अपने आप को इस DPIIT के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। फिर उनका कंपटीशन होता है और देन उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है फॉर द बिजनेसेस। ये सिर्फ बिजनेसेस के लिए अवेलेबल होता है जो रिसर्च के ऊपर काम करते हैं। तो उनको सर्टिफिकेट, अब मैं जीत गया मान लो और मेरे को सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और उस सर्टिफिकेट में मुझे एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन पता क्या है? कि आपको सर जीएसटी पर 50% की छूट है। किस पर? जीएसटी पर 50% की छूट है। यानी कि आप कहीं पर भी कुछ सामान लेने जाओगे, वहां पर अगर जीएसटी लगेगा तो आप उस पर 50% की रिबेट ले सकते हो। रिबेट ले सकते हो कितने तक की? 50% की। बिल्कुल, वो डिपेंड करता है उस सर्टिफिकेट में कितना लिखे हुआ है। ठीक है, चलो तो मैंने कहा मान के चलो मैंने 2 लाख रुपए की सेल करी। कितने की सेल करी? जल्दी बोलो। 2 लाख रुपए की सेल करी। अब मेरे को जीएसटी तो मैं सेलर हूँ, मेरे को तो 18% का जीएसटी लगता है, मैंने लगाया 36,000 रुपए का। अब उस बंदे ने ला के मुझे दिखा दिया सर्टिफिकेट, मैंने कहा ओ आप तो बढ़िया बंदे। तो मैंने क्या करा होगा बताओ? मैंने 2 लाख पे 50% की रिबेट मारी होगी या इस पे मारी होगी? सर जीएसटी पे बोला ना मैंने, तो 36,000 का 50% हो गया 18,000 रुपए, हाफ होता है। तो 18,000 रुपए यहां से क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। माइनस हो जाएगा, और जो बचेगा यानी कि मेरे को सामने वाले को कितना चार्ज करना है? 18,000 ही चार्ज करना है मेरे को। तो जब मैंने उससे 18,000 चार्ज कर दिया, मतलब मैंने बेसिकली, हम लोग इकोनॉमी में कैसे चलते हैं कि ये सर मेरी क्या हो गई, इसको पता क्या बोलते हैं? सेल वैल्यू बोलते हैं, लेकिन हम इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। आप सोच के देखो, मैं ना किसी को सेल के पैसे नहीं दे रहा, मैं उसको उसके फैक्टर के पैसे दे रहा हूँ। आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के देखो, सामने वाले से जब मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूँ तो मैं उसके अंदर जो उसके अंदर सामान लगा है उसकी कॉस्ट भी पे कर रहा हूँ, जो उसने पैसा लगाया, जो उसने मेहनत करी है उसके भी पैसे दे रहा हूँ, सब चीजें पैसे मैं उसको दे के आ रहा हूँ। तो वो उसको क्या पे करके आ रहा हूँ? फैक्टर कॉस्ट पे करके आ रहा हूँ। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और मार्केट में लेकिन वो प्रोडक्ट कितने का बिक सकता है? सर 2,18,000 रुपए का बिक सकता है, बिकॉज ऑफ द जीएसटी। बढ़ गया प्राइस, लगेगा जीएसटी लगेगा तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो सर उसको हम बोलेंगे मार्केट में बिकने वाले प्राइस को क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस।
तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस कौन हो गया? सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो नेट वैल्यू है। नेट वैल्यू कैसे कि जितना जीएसटी लगना था ठीक है, बट उसमें से जो रिबेट मिल रही है उसको माइनस कर दो। ये सब सबके पास थोड़ी होता है। सबके पास नहीं होता, बट जिनके पास होता है, देखो सरकार कैसे करती होगी, मैं यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा। मान के चलो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं थोड़ा। अब सरकार के पास मान के चलो ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ क्या है? कंज्यूमर है, जिसके अंदर वो एग्जेम्पशन वाले भी होंगे और नॉन एग्जेम्पशन वाले भी होंगे। अब सब लोग जीएसटी तो पे करते ही होंगे, जिन्होंने भी। अब सरकार के पास दो खाते होंगे, एक जीएसटी का खाता जिसमें मान के चलो 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी या 1000 करोड़ का जीएसटी रिसीव हुआ होगा, हो गया रिसीव हो गया जितना जितना। अब इसमें हो सकता है कुछ रिड्यूस वाला जीएसटी भी हो और पूरा वाला भी जीएसटी भी हो सकता है, जिन्होंने पूरे पूरे पैसे पे करे होंगे। और साथ में सरकार एक हिसाब और बना के रखेगी एग्जेम्पशन वाला, एग्जेम्पशन वाला हिसाब बना के रखेगी। यहाँ पे क्या करेगी एग्जेम्पशन वाला हिसाब कि हमने इस साल कितनी एग्जेम्पशन करी है, या ऐसे सॉरी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया। देखना इसमें दोनों वाले हैं, बस इसमें जीएसटी का हिसाब किताब इतना रिसीवेबल था, बट इसमें से हमने क्या कर दिया एग्जेम्पशन में कुछ सब्सिडी दे दी। मान के चलो मैंने ना 200 करोड़ की सब्सिडी दे दी, कितने की दे दी? 200 करोड़ की। तो मेरा कहीं ना कहीं नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना रिसीव हुआ होगा सरकार को? 800 करोड़ रिसीव हुआ होगा। 1000 रुपए आना था, 1000 करोड़ आना था, जिसमें 200 के अपने एग्जेम्पशन दे दी, तो कितना बचा? 800 करोड़ जो आपको रिसीव हो जाएगा। बात खत्म, डन। चलो जी, बस इतना ध्यान रखना ज्यादा। अब मैं आपको समझाने का मोटिव समझाता हूँ। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, और बीच का कौन था? डेप्रिसिएशन। यहाँ पे तीन चीजें दोबारा आ गई, देखना कौन सी? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कौन सी? जितने पे मैं बेच सकता हाँ मार्केट में, बट जितने में एक्चुअली मुझे बेचना पड़ रहा है वो होती है मार्केट प्राइस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कौन है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सही है क्या? सही है, ये लो जी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए क्या करोगे? प्लस करोगे माइनस करोगे? जीएसटी तो प्लस ही करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आएंगे तो प्लस करेंगे, और रिवर्स जाएंगे तो माइनस कर देंगे। यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। प्लीज याद रखना, देखो मेरे को फिर बाद में ये नहीं चाहिए। चलो अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे। हाँ, इस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे ना। चलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ जी। समझ में आया है सब्सिडी क्या होती है? दोबारा बताऊं? बता दूं? सब्सिडीज बेसिकली ये देखो, ये जो सरकार ने, हमने ये डिस्कस करा था ये डीपीआईटी वाला, कि सरकार ने हमें क्या कर दिया? कोई राकेश नाम का है, इधर तो कोई नहीं है भावेश। चल सुनना, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, सब्सिडीज को हम डिस्कस कर रहे थे। तो सब्सिडी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब सरकार आपको कोई छूट दे देती है। कि छूट कैसे दे दी? अब देखो ना, जैसे इस बंदे ने एक सर्टिफिकेट हासिल करा, तो उसके बदले अब सरकार ने इसको छूट दे दी कि आपको 50% का टैक्स पे ऑफ है, डिस्काउंट है एक तरीके से। बस वो है सब्सिडी आपकी, कि आप पे टैक्स लगना था 100 रुपए का, लेकिन अब आप पे लगेगा 50 का ही। अब ये सरकार अपने हिसाब से देती है, जैसे मर्जी देना चाहिए, ठीक है। चल, और कोई कुछ पूछना है? डन, आ जाओ जी। अब एक चीज मैं कंक्लूड करता हूँ जो मुझे बतानी थी, हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, फिर उसके बाद यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, जो एक्चुअली हमने कंक्लूड कर दिया था, बट फिर हम बीच में लाइट चली गई थी। चल प्लीज आ जाओ। आप लोगों को याद होगा ये डायग्राम हम लोगों ने देखा था, रेफर करा था लास्ट क्लास के अंदर। प्लीज आराम से समझना क्या होता है। मैंने कहा एक हमने पढ़ी थी डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को सिंपल मान के चलना, आपने वो भारत का नक्शा देखा था, उसके अंदर का सारा सामान अपना, ठीक है। अब वहां पर कोई भी, मान के चलो एक इमेजिनेशन करो कि एक बंदा है, वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, वहां पे हल खोद रहा है, और उसमें गुड एंड सर्विसेज को उगा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। पर जो भी चीज, कोई भी चीज जो प्रोड्यूस होगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी,
अब हमारे देश से खोद के निकाल रहा है ना, हमारे देश से खोद के निकाल रहा है। अब चाहे वो हमारा बंदा निकाले चाहे बाहर का बंदा निकाले, चाहे अपना बंदा निकाले चाहे बाहर का बंदा निकाले, है तो अपनी। चाहे अपना बंदा निकाले चाहे बाहर का बंदा निकाले, है तो अपनी। और अगर हमारी है तो उससे इनकम भी किसकी हुई? हमारी हुई। अब लेकिन वो डोमेस्टिक एरिया में निकली है तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी। गुड्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, प्लीज ध्यान से सुनना, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory whether by resident or non-resident is known as domestic income। बस ये मार्केट वैल्यू वाली बात समझ जाना, मार्केट वैल्यू बात समझे तो ठीक है, नहीं तो एक बार सुन लो। मान लो हमारे को खोद खोद के पता कितने गुड्स निकाले उसने? 100 गुड्स निकाले, जिनकी मार्केट में वैल्यू थी 100 रुपए की, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 रुपए की। तो आप डोमेस्टिक इनकम को जब भी डिफाइन करोगे तो आप लिखोगे उसके अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी क्योंकि उसके अंदर बनाया, वेदर बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। अब दूसरी बात हम लोगों ने समझी थी, लेकिन ये सब कुछ अपने इंडिया के अंदर हो रहा है। फिर हमने दूसरी बात समझी थी, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? मैंने कहा अपने देश का बंदा, हमारा बंदा। अब हमारा बंदा यहाँ कमाए या बाहर कमाए, ऐसे अगर हमारा बंदा यहाँ प्रोड्यूस करे चाहे बाहर प्रोड्यूस करे, हुआ किसके द्वारा है? हमारे बंदे के द्वारा। तो अगर हमारे बंदे के द्वारा हुआ है तो वो भी हमारी इनकम में आ जाएगा, वो भी हमारी इनकम में आ जाएगा। और मैंने आपको इन दोनों में एक डिफरेंस समझाया था कि इन दोनों में सिर्फ एक चीज मिसिंग है कि जो नॉन रेजिडेंट है, सुनना मेरी बात, जो नॉन रेजिडेंट है और जो सॉरी इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, और वो क्या है कि जो रेजिडेंट है और वो बाहर से कमा रहा है, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी कमा रहा है, वो कहीं पर इंक्लूडेड नहीं है, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसके अंदर अगर सिर्फ जो हमारा रेजिडेंट कमा रहा है, जो बाहर से कमा के ला रहा है, अगर हम उसको इंक्लूड कर दें, अगर हम उसको इंक्लूड कर दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? नेशनल इनकम पे अपने आप पहुंच जाएंगे। तो यानी कि बस हमें क्या निकालना है? जो बाहर से इनकम कमाई जा रही है वो अगर डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दी जाए तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? नेशनल इनकम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा वहां से जो कमाते हैं सिर्फ कमाते ही हैं या फिर हम उसको बाहर भी बेचते हो, कुछ पे भी तो करते होंगे। अच्छा पे करने वाली बात कहाँ आएगी? समझना, NFLA। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे देखना एक डोमेस्टिक इनकम, अगर उसमें क्या ऐड कर दिया जाए? बाहर से कमाई हुई इनकम, अपने देश की इनकम में बाहर से कमाई हुई इनकम को ऐड कर दिया जाए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? नेशनल इनकम पर पहुंच जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब समझते हैं जरा एक बार इसको। तो एक काम करेगा, यहाँ पे तो थोड़ी सी चीजें मिसिंग है, मुझे ऐसा लगता है हमें सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम को यहाँ पे डिफाइन करके लिखना चाहिए, तभी मजा आएगा ना। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको सारे को लिखता हूँ आराम से, हम सारे साथ में लिखेंगे। ये बिल्कुल नया है, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है ना। चलो अब हम लोग लिखेंगे, पढ़ तो वैसे सब कुछ ही रखा है, डोमेस्टिक इनकम मैंने अभी तो पढ़ के आए, बस उसको डिफाइन करके लिख लेते हैं। मैंने कैसे डोमेस्टिक इनकम को डिफाइन करा था बताओ जरा मुझे। बहुत बढ़िया, मार्केट वैल्यू बोलेंगे यहाँ पर, मार्केट वैल्यू आप भूल गए, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वेदर बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बस बात खत्म हो गई। आ जाओ लिखते हैं, साथ में लिखो, डोमेस्टिक इनकम मार्केट वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं मार्केट वैल्यू of goods and services produced within the मांझा लिख ले, हाँ लिखना है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, हाँ डबल आर है, ये तो मेरी फेवरेट चीज आ गई, डबल आर है। चल अरे ठीक है कर लेना यार, देख लेना, नहीं तो रुक जाओ, तुमने कंफ्यूज ही कर दिया, अब तो मैं पूरा ही कंफ्यूज हो गया। पहले मुझे छोटी सी कंफ्यूजन थी, हाँ TERR है, सॉरी
अब ठीक है, चलो तो मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वेदर बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इज नोन एज, अब ये DI लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ऊपर लिख तो दिया डोमेस्टिक इनकम, है ना। आया समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, इजी। फिर नेशनल इनकम लिखते आ जाओ। इस बार लिख लिख के पूरी बुक छाप देंगे, खुद लिखेंगे पूरी बुक। हाँ मैंने वैसे डायग्राम में बनाया, अब एक जगह एक फॉर्मूला भी तो खुद लिखना आना चाहिए ना, वो समझा दिया, पर मुझे लगता है मैं समझा देता हूँ लेकिन बच्चे पता नहीं उसको लिख पाएंगे एग्जाम में नहीं, बट एक बार लिखा हुआ मिल जाएगा ना तो पक्का लिख पाओगे, है ना। चलो नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखो आपको ऑटोमेटिक डिफाइन करना आ रहा है, वो डायग्राम आपके बैकएंड में चल रहा है, आपको आता है, लेकिन एक बार लिख लेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। ये बड़ी काम की डेफिनेशन है जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ। ये देखना आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ना, उसमें स्टार्टिंग की 6 डेफिनेशन याद करनी है और देखना कितना मजा आएगा इसको याद करके। वो 6 डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद है आपको, ठीक है। चलो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बाय द नॉर्मल, क्योंकि नेशनल इनकम है तो किसके रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, तो नॉर्मल रेजिडेंट वेदर विद इन डोमेस्टिक और आउटसाइड है। टेस्ट तो पुत्र जी अब छोड़ूंगा नहीं मैं। इज नोन एज नेशनल इनकम। कोई डाउट? कुछ गलत लिख दिया क्या? सही है। चलो जी अब ध्यान से सुनना। सर डोमेस्टिक इनकम क्या थी? जो अपने देश में कमाई गई, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? अब मिल गया हमारे को सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का। तो ऐसे लिखते हैं, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से, यहाँ पे इसको रेड पेन से लिखता हूं, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम पर जाना है, क्या निकालना है आपको? डोमेस्टिक इनकम, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है नेशनल इनकम। अब नेशनल पूरे देश, मतलब वो नॉर्मल रेजिडेंट की सब जगह की इनकम दे रखी है, बस क्या करें, वो बाहर वाली जो इनकम है उसको रिमूव कर देते हैं, बाहर वाली को बाहर कर देते हैं, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, माइनस कर देंगे NFIA। सर अभी NFIA को मैं पूरा डिफाइन करूंगा, टेंशन नॉट, बट तब तक के लिए इतना समझ लो। बिल्कुल मुझे लगता है इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी तो थोड़ा सही हो जाएगा, है ना। अब सही हो गया ना। चलो बस अब ठीक है। अब ठीक हो जाएगा, अब सही है। वही मैं बहुत दिनों से ना हमारा ये खराब चल रहा था ये। ओके अब दूसरा अपोजिट रिवर्स फॉर्मूला भी बना सकते हैं क्या? बताओ कैसे बनेगा? बताओ बताओ, बहुत बढ़िया, मेरे को तो अच्छा लगता है जब तुम बताते हो। क्या ही बात है, क्या ही बात है। आज आर्यन बोला ना मेरा दिल खुश हो गया। डोमेस्टिक इनकम प्लस क्या कर दें? NF। अभी अब बस इसी की कहानी, अभी तो हमने इसको डिफाइन करा ही नहीं, अभी हमने इसको ना डिफाइन करा ना इसको समझा है, हमने सिर्फ ये समझा कि बाहर वाली इनकम है। बट अब ये बाहर वाली NFIO क्या बोलेंगे, करेक्टली क्या बोलेंगे, आ जाओ इसको समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का नंबर है। डिफरेंस हो गया।
वहाँ पे चेंज कर लेंगे बाद में। अब यहाँ पे सीखते हैं व्हाट इज NFIL। आ जाओ लिखेंगे यहाँ पर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मुझे लगता है बाहर मौसम खराब है, सर पता नहीं बारिश आ रही है, कभी पता नहीं ये कौन सा मौसम है भाई, कौन सा सावन चल रहा है भाई। बारिश आ रही थी। हाँ धूप में बारिश आ रही है, अजीब ही चल रहा है। बारिश आ रही बहुत तेज और एकदम से गायब है। ऐसे ही चल रहा है, डेली ऐसे ही चल रहा है। चलो आओ समझते हैं सर ये NFIA क्या होता है। थोड़ा डायग्रामेटिकल चित्रकारी मित्रकारी करके चीजें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है ना। आ जाओ कर लेते हैं थोड़ी चित्रकारी। थोड़ा ये इंडिया का मैप बना लूँ। आता तो नहीं है मुझे अच्छे से, बट मैं शिवलिंग बहुत अच्छा बना लेता हूँ। ऊपर भी अच्छा कौन सा था? अच्छा इससे बेटर था। ये तो पिस्टल लग रही है क्या? उल्टा पिस्टल। ये ऊपर थोड़ी अच्छी बनाई थी क्या? ये लो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। माफी माफी। सर ये क्या होता है? इंडिया ये वाला ये भी ऐसा ही है वैसे। हाँ हाँ डन डन। अच्छा है, अच्छा अच्छा मान लिया, थोड़ी लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे ये लो। अब ठीक है सर, मान के चलो ये है अपना भारत देश है ना। चलो ठीक है वट एवर द केस, ठीक है चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये है इंडिया। चलो तो अगर अब इंडिया के अंदर अगर कोई इनकम कमाई जा रही है यहाँ पे इसके अंदर इनसाइड द कंट्री कोई इनकम कमाई गई, इनकम ऐसे लिखो यहाँ पे इनकम अर्न, इनसाइड द कंट्री कितनी कमाई गई। लेट सपोज हमारे पास वो कमाई गई है 6,000 करोड़ इनसाइड द कंट्री लोगों ने कमाया है। अब आप समझना, अब ये है जितना भी बाहर का एरिया दिख रहा है व्हाइट पोर्शन वो सारा है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या हमारी उनसे भी कोई डीलिंग होती है? हाँ सर हमारी उनसे भी कोई डीलिंग होती है, एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं उसमें इनकम कमाते हैं हम लोग। तो ऐसा होता होगा कि कुछ पैसे वो आपको देते होंगे, कुछ वो पेमेंट करते होंगे, हमें ऐसे ऐसे चार्ट चलता होगा है ना। उनसे कुछ अब हमने वो अगर हमें पैसे दे रहे हैं मतलब हमने उनको क्या दी होगी, कोई फैक्टर सर्विसेज दी होगी, गुड्स दिए होंगे या कोई फैक्टर सर्विसेज दी होगी, कोई काम करके दिया होगा। ठीक है तो यानी कि अगर वो हमें पैसा दे रहे हैं ऐसे समझना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर हमें पैसा रिसीव हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। सही है क्या? जब हम बाहर से कोई पैसा कमा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो आराम से समझ बोला, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्यों बोला? क्योंकि फैक्टर सर्विसेज दी थी उसके अगेंस्ट फैक्टर इनकम रिसीव करी, सर्विसेज दी इनकम रिसीव करी, जिसको बोला फैक्टर सर्विसेज दी और फैक्टर इनकम रिसीव करी। और फ्रॉम दी अब्रॉड पैसा आया है, क्या इसी को अपनी इनकम मान लो बाहर की बस? या आपको लगता है कि सिर्फ हम ही उनसे पैसे कमाते होंगे, हम उनको कुछ पैसे नहीं देते होंगे? देते हैं भाई देते हैं। ऑयल आता है, ऑयल आता है सर, ये देखो भाई ने तो एकदम एग्जांपल ही नहीं डाला। और भी चीजें होती है सर, इंपोर्ट जितना भी करते हैं, सिलेंडर इंपोर्ट करते हैं है ना, गैस नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, तो जितनी भी इंपोर्ट वाली चीजें होती होंगी क्या उसके लिए हम क्या करते होंगे, फैक्टर इनकम पे करते होंगे, फैक्टर पेमेंट है ना। तो अब ऐसे समझना, यानी कि ये उल्टा चक्रव्यूह चल रहा है भाई, जो आता है वो जाता भी है, जो कमाएगा वो पे भी करेगा कहीं ना कहीं, ऐसे ही इकोनॉमी चलती है। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां क्या आएगा जल्दी बताओ, फैक्टर पेमेंट
पेड टू अब्रॉड। सही लिख रहा हूँ क्या, सही कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत कर रहा हूँ? एक हमने इनकम कमाई 600 करोड़ अपने देश के अंदर, आप लोगों को याद होगा ये इनकम कमाई हमने देश के अंदर अपने, ठीक है, 6000 करोड़ कमाई हमने। और सर लेट सपोज अब हमने बाहर से कितना कमाया, 1000 करोड़ हमने अर्न करा। कितना करा अर्न? 1000 करोड़। आराम से समझना सर, 1000 करोड़ अर्न करा। क्या करें, मजा आ जाए सर, एक बार आ जाए ये सारी समस्या हल कर दूं, देखूं ना इस पढ़ाई की तरफ ना आपकी तरफ, ठीक है। एक एफडी कराऊंगी 1000 करोड़ की और उसके बाद भाड़ में गई दुनियादारी, एक अलग आइलैंड खरीद के वहीं पे बैठूंगी मस्त। चलो बहुत बढ़िया, भगवान करे वो दिन आपके पास जल्दी आए, मेरे पास भी। फिर मैं भी ये गला फाड़ना बंद करूंगा ना, चिल मारूंगा, एक नारियल पानी हाथ में और बढ़िया शॉर्ट्स में बैठा हुआ, चश्मा लगा के, बढ़िया पूल किनारे नहीं, क्या कहते हैं, बीच किनारे, है ना, लेक पे तो मुझे पसंद है, बीच पसंद है मेरे को, ठीक है। तो आराम से बैठा हूँ मस्त, देखो क्या आनंदमयी जिंदगी। और सोचो अभी क्या कर रहे हैं, अभी भी आता है, मेरे को मजा आता है, ठीक है। आई एम अ टीचर बाय पैशन, नॉट बाय वो कह सकते हैं प्रोफेशन, ठीक है। चलो प्रोफेशन भी हूँ, पैशन भी हूँ, दोनों चीज कह सकते हैं। चलो अब सुनना सर, अब कुछ कमाया है कुछ देना नहीं पड़ेगा, देने के लिए मैं बोल देता हूँ सर 800 करोड़ रुपए पे कर दिए। ओहो सपने टूट गए, 1000 करोड़ आए, 800 गए, 200 फिर भी बचे भाई, टेंशन मत लो, बहुत होते हैं 200 करोड़ भी, ठीक है। 200 करोड़ आपके पास। अब मुझे बताना मेरा आपसे सवाल है, मैं इसको नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड बोलूं या नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड बोलूं? कहाँ पे, कौन सा 200? ये वाले हाँ, 200 करोड़ को मैं क्या बोलूं, वो तो रिसीव, वो कहीं ना कहीं नेट वैल्यू में रिसीव हुआ है। और ये जो ऊपर एनएफआई डिस्कस कर रहे हो सर, ये क्या है, ये भी नेट फैक्टर इनकम क्या है, फ्रॉम अब्रॉड, ये रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड की ही बात हो रही है। यानी कि आप खुद सोच के देखो, बड़ा लॉजिकल है, आप समझना ना। देखो मान के चलो आपकी कोई डोमेस्टिक इनकम है, वो छोटी होती है, वो बढ़ेगी कब, आप खुद सोच के देखना, वो कब बढ़ेगी। ज्यादा बड़ी वैल्यू नेशनल इनकम की कब आएगी, जब आपने कुछ बाहर से कमाया होगा। अब अगर मान के चलो एक एग्जाम्पल, प्लीज फोकस बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये कंफ्यूजिंग एरिया चल रहा है हमारा, ठीक है, बट मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दे रहा। अब समझना, डोमेस्टिक इनकम, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, हमने अपनी डोमेस्टिक इनकम ऊपर वाले ये जो नीचे एग्जांपल करते हैं, इसके अंदर कितनी कमाई थी, 6000 करोड़ रुपीस कमाई थी, है ना। आगे चल, सबको लाइन वाइज आता है, हाँ बेटा लॉक हटा दे भाई। चल सुनो, हेलो सुन, डोमेस्टिक इनकम कितनी कमाई, 6000 करोड़ कमाई, जिसमें से अब सुनना, जिसमें बाहर से कितना कमाया, इसमें से नहीं, और एक्स्ट्रा कितना कमाया बाहर से, 1000 करोड़। तो एनएफआईए की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे हम, 1000 करोड़ तो आया है तो वो इसमें प्लस करना चाहिए, भाई जैसा दिमाग है ना वैसा सोचना चाहिए, ठीक है, जो बिल्कुल अंदर से आवाज आना चाहिए ना, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो 6000 करोड़ हमने खुद अपने देश के अंदर कमाए, 1000 करोड़ हमने बाहर से कमा लिए, बट बाहर से कमा, अब टोटल कितना इकट्ठा हो गया, 7000 करोड़। अब पे कितना करना है, 800 करोड़ पे करना, हाँ 800 करोड़ बाहर पे करना है, तो 800 करोड़ प्लस करो या माइनस करो, अपने आप आवाज माइनस होगा सर, बस पता नहीं प्लस माइनस बच्चे को कंफ्यूज होता है। ये लो 800 करोड़, तो अब पता है यहां पर आपने नेट फैक्टर में कमाया या गवा दिया, कमाया है ना, कितना कमाया, 200 करोड़ कहीं ना कहीं हमने कमा लिया। तो यानी कि टोटल में आपके पास कितना इकट्ठा हो गया, 6000 प्लस 200 करोड़, 6200 करोड़ रुपए आ चुका है। सही है भाई, चलो 6000 और 200 करोड़ रुपए हम क्या कर चुके हैं भाई साहब, अर्न कर चुके हैं, मजा आ गया, बस काम खत्म। प्लानिंग टू बाय एन आइलैंड एंड उसके बाद लेट्स गो फॉर चिल। अब सुनना, एक और एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ आप लोगों के साथ। सुनना, हुआ क्या, हमने 6000 करोड़ ही कमाया अपने देश के अंदर। बोर हो रहे हो क्या, बोर तो नहीं हो रहे ना, ऐसा तो कुछ नहीं, और थकान तो नहीं हो रही, ठीक है। चलो 6000 करोड़ हम लोगों ने क्या करा है, क्या हो गया, बोल दो मुंह पे यार, नहीं हो रहे बोर तो बता दो, फिर भी मैं कौन सा रुक जाऊंगा, ठीक है। चलो है, हाँ वही तो बोलने का फायदा है, कह रहे खामखा और बुरे और बन जाएंगे। चल नहीं, मैं इतनी जल्दी बुरा नहीं बनाता किसी, खैर 6000 करोड़ सर हमने अपने देश में कमाया। अब हुआ क्या, रिवर्स नहीं मानते, मैंने कहा अब मैंने बाहर से पता कितना कमाया, मैंने बाहर से कमाया, सुनो, मैंने बाहर से कमाया 700 करोड़,
700 करोड़ ही कमा पाया इस बार, 700 करोड़ कमाया बाहर से, लेकिन मैंने बाहर मुझे पे करना पड़ गया 1000 करोड़ रुपीस मुझे पे करने पड़े। 300 करोड़ रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। दिल से आवाज आनी चाहिए अपने आप, ठीक है। चलो वरना पाप लगेगा। सर 1000 करोड़ रुपए बाहर दिए और आया कितना? 700 करोड़। आओ सर इस एग्जांपल को दोबारा फिट करते हैं। अब मुझे बताओ नेशनल इनकम निकालनी है। NFIA कितने का हो गया? प्लस 300 है माइनस 300? माइनस 300। बस ये दिल से आवाज आनी चाहिए ये। हाँ अब सुनना मेरी बात, देखो दोबारा एग्जांपल लेंगे। 6000। अब देखो माइनस का क्यों हुआ, मैं इसका इंटरप्रिटेशन देखो पूरा। मैं चाहूँ मैथमेटिकली जा सकता हूँ, बहुत इजी है, बट देखो इंटरप्रिटेशन एक बार दिल में बस गया ना, फिर नहीं जाएगा कहीं। सुनना, 6000 करोड़ हमने अपने देश में कमाया, उसको क्या बोल देंगे? डोमेस्टिक इनकम। सुनो, डोमेस्टिक इनकम बोल देंगे। ऐसे सोचना 6000 करोड़ अपनी जेब में पड़े अभी, ठीक है, जिसमें से क्या हुआ है 700 करोड़ आए और आए प्लस 700 करोड़ हो गया। बट ओहो ये क्या हो गया, 1000 करोड़ अपनी जेब से चले गए। तो नेशनल इनकम हमारी बड़ी होगी या घट गई होगी? तो बस यही तो होता है, इसलिए ये माइनस का साइन आ गया, माइनस प्रूफ कर लिया। अब इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाना, बड़ी वाली फिगर पर जाना है। तो हम यहाँ पर यूज क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड यूज करते हैं, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड यूज करते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड रिसीव्ड यूज करते हैं ना, रिसीव्ड तो तभी तो बढ़ेगी चीज। बट हमने NFIA यूज करा है, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, हमें नेगेटिव में रिसीव हुआ। अगर हम उसको पॉजिटिव में यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ लोगों को, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी लिखता हूँ मैं यहाँ पर। डन हुई बात यहाँ तक। 700 करोड़ नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में यूज करा है, तभी ये नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड है। मतलब मिला है लेकिन नेगेटिव में, मतलब आया नहीं है, गया है। अगर इसको जाने का बोल देते ना तो वो एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है आपकी फिगर में, ठीक है। चलो जी, तो बस अब इसको मैं ज्यादा नहीं खींचता, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ यहाँ पर। यानी कि अगर आपको NFIA की वैल्यू निकालनी है तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। क्या है ये? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। क्या है? फैक्टर, एक सेकंड, है भाई क्या कर रहा है? हाँ यार वो ना फिक्स हुआ नहीं था उसमें, तो मैं सोच रहा हूँ फिक्स ही कर दो इसको, अब सही रहेगा, ठीक है ना। चल अब सुनना मेरी बात। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी अब देखना, NFIA का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे बाहर से रिसीव हुआ, मतलब वो आने वाली इनकम है बाहर से। और दूसरा फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने फ्रॉम लिख दिया यहाँ पे, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। टू, और मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, फ्रॉम। अब सही है ना, ऐसे याद भी रहेगा, फ्रॉम और टू। फ्रॉम माइनस टू यूज करना है, टू माइनस फ्रॉम मत यूज कर लेना। अच्छा चलो अब कुछ एग्जांपल करेंगे, आ जाओ यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो बुक के भी हैं वैसे, ये रे बुक के देखते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है NFIA। क्या कैलकुलेट करना है? NFIA। अच्छा पहले आप लोगों को ऊपर वाला अगर लिखना है कंटेंट तो आप उसको आराम से लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है क्या? अच्छा डन है। और कुछ? ये चार्ट जरूर बना लेना, ये वाला, ये समरी है। बना ले, ये लापरवाही मत कर, फिर बाद में बोलेगा सर नोट्स नहीं दिया करे। अलग-अलग हो रहा है, इससे एक बार का एक बारी में नोट्स भेज दूंगा, आज अपलोड करूंगा, उसके अंदर मुझे कल अगली क्लास में नोट्स चाहिए, मतलब चाहिए। मम्मी ऐड हो गई है ग्रुप में, ध्यान रखिए, सीधा मैसेज टैग करके लिखूंगा, ठीक है। हो गया डन? अच्छा आपने लिख रखा है? अच्छा लिखा है, करे एग्जाम्पल करे, लिख लिया? अरे बातें करने लगे तो लिख लो फटाफट जल्दी।
इनकी क्या गलती है? इनकी क्या गलती है बताओ? ये तो जो पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे, इनका क्या है? हम तो अगले साल पास आउट भी हो जाएंगे। बड़ी गलत बात है। मतलब क्यों 5th चैप्टर, क्यों 6th चैप्टर? वाई? एक रीजन दो ना, जो कंसिस्टेंटली हर जगह चल रहा है, तो वाई यू आर चूजिंग दैट चैप्टर? सर मैंने पूछा नहीं कि आप हेडबुक क्यों करवा रहे हैं सर ने बोला कि ये हॉलीडे होमवर्क के लिए होता है इसलिए अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हॉलीडे होमवर्क होता है ना। हॉलीडे होमवर्क वैसे बड़ा दिमाग लगा के बनाना होता है। सर वो काम नहीं आता कभी एक महीने की ब्रेक मिलता है ना, एक महीने की लीव रहती है उसको काम मिलता है, काम नहीं आता वो सेल्फिंग वाला काम आता है। मैं बताऊंगा जो काम करने वाला होगा, मैं आपको बता दूंगा। सर जो आपको 3 फाइल बनानी है, आपको वो बनानी है आपके अपने प्रैक्टिकल के लिए बनानी है। वो एक अकाउंट्स की फाइल बनानी है, यहाँ आपको ही बनानी है। यहाँ ट्यूशन के ट्यूशन के लिए क्या मतलब? प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, वो पहले ही बनवाने शुरू कर देते हैं। सर वैसे टीचर क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं वो यार समर हॉलीडे को देते हैं। हाँ वही होता पहले है, पढ़ जाए। वही होता है। मेरी मेरी वाली हम कह रही तो ये बोर्ड डेकोरेट क्या करेगा? बोर्ड डेकोरेट। सिर्फ 5 मार्क्स की यहाँ तक हाथ जुड़वाओ और कहो बाय बाय। लिख लिया? आगे बढ़े, एग्जाम्पल करें, आ जाओ प्लीज सुनना। बस कंक्लूड कर रहा हूँ, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, सुनना। देखो सर हुआ क्या, कैलकुलेट करना है हमें NFI। केस 1 के अंदर देखिए क्या क्या दे रखा है, आ जाओ। केस 1 के अंदर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने का दे रखा है? 500 का। और टू अब्रॉड कितने का दे रखा है? 300 का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NFI? सर 500 आए, 300 गए, 200 बच गए। ये लो जी 200 आंसर अपना मैच। केस नंबर 2 सब लोग ध्यान से सुनेंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने का दे रखा है? 250। और टू अब्रॉड कितने का दे रखा है? 620। तो अब नेगेटिव में आ जाएगा कितने का? माइनस का 370 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नीचे कुछ लिख के दे रखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है सिर्फ कितने का? हेलो ये वाला फोकस, यहाँ पे फोकस हटाया गड़बड़ हो जाएगी। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, तो टू अब्रॉड है। NFI बनाना तो क्या करें? देखो ये आपको हाँ फ्रॉम 0 हो गया और इसमें माइनस नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। ये देख लो जी आपके सामने NFI। और एक बात ध्यान रखना, अगर सिर्फ 2 दे रखा हो तो आपको उसको फ्रॉम बनाना हो तो बस नेगेटिव का साइन लगा दो आगे। अब नीचे पढ़ो जरा, माइनस का प्लस हो जाएगा दोनों। फैक्टर इनकम आपको दे रखी है टू अब्रॉड ही है, लेकिन तेरी माइनस प्लस, तो क्या बन गया? इजी। आपको लेकिन डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाना तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे NFI या माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये वाली जो भी वैल्यू आई, इज इट इन पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको उसको जाके वहां पर जो भी ट्रीट करना होगा आप वो करके आओगे। डन है? चलो जी, आज के हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मैं आज इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप लोगों को घर पे वो सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम लोगों को कुछ एग्रीगेट्स कैलकुलेट करने को आएंगे। मेरा मन था वैसे मैं आज कराऊँ, बट कर ले, आज समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, ठीक है? चलो एक काम कर लेते हैं, 1 मिनट नोट्स फिल्टर आउट कर दूं और नोट्स फिल्टर आउट करके यहाँ से भेज दूँ एक बार आप लोगों को, वो तो चलेगा? देख लो एक बारी कौन से थे हमारे। सर आपको जो क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट में फेल हो गए तो क्वेश्चन में डायरेक्ट। हाँ बेटा बिल्कुल, नो इशू। फेसबुक पे बनाते हैं क्या? हाँ जी ट्राई करो। टेंशन सिलेक्ट करके दूंगा ना, सिर्फ नोट्स भेज दूं, बुक वाली चीज़ों को तो भेजने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ नोट्स भेजता हूँ। चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तभी नोट्स भेजने का फायदा है। वैसे अब पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो अब हमारे पास प्रॉपर नोट्स अवेलेबल है हर एक चीज़ के। ना 54 में 53 तक लास्ट है। डन है। क्वेश्चन कौन से? हाँ बुक में भी होंगे और वैसे मैं आपको PDF बना के दूंगा, टेंशन मत, अभी थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी घर पर, तो उसको प्लीज़ आप सॉल्व करेंगे ना। चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 हमारा